नैनीताल में कुमाऊं कमिश्नर ने दिए पुलों की जांच के आदेश। जर्जर पुलों पर बंद होगी आवाजाही। देहरादून में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने 4 नवंबर से शुरू करेंगे रिस्पना टू ऋषिपर्णा अभियान। नदियों की होगी साफ सफाई, लोगों को पर्यावरण के प्रति किया जाएगा जागरूक। 4 हफ्ते से केदारनाथ पैदल ट्रैक पर फंसे ट्रैकर के शव का किया गया रेस्क्यू। एसडीआरएफ की टीम ने रुद्रप्रयाग पहुंचाया शव। बारिश के चलते नहीं हो पाया था रेस्क्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के मुख्य शहरों से। अब 10 साल पुराने कमर्शियल वाहन ऑटो और विक्रम गायब हो जाएंगे। ये फैसला आरटीए की बैठक में हुआ है। परिवहन मंत्री चंद्रराम दास ने बताया कि प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एनजीटी द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके तहत यह फैसला लिया गया है। पहले चरण में देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश से इन वाहनों को हटाया जाएगा। इसके साथ ही इन वाहनों को सीएनजी में कन्वर्ट करना होगा। परिवहन मंत्री ने दावा किया कि 31 मार्च 2023 से पहले मुख्य शहरों में सीएनजी पंप और इलेक्ट्रॉनिक स्टेशन को पूरी तरह से लैस कर दिए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए एनजीटी ने विभाग सरकार को एडवाइजरी जारी की है कि आप प्रदेश में जो 2 व्हीलर हैं और ई रिक्शा हैं जो डीजल और पेट्रोल से चलती हैं, उनको जिनकी उम्र 10 साल से ऊपर हो गई है उनको या तो सड़कों से हटाएं या उनको सीएनजी में कन्वर्ट करें। मगर इससे पहले हमको प्रदेश में सीएनजी के स्टेशन बढ़ाने पड़ेंगे, चार्जिंग स्टेशन बनाने पड़ेंगे। इसके लिए हमारा विभाग काम कर रहा है। और अब खबर चमोली से है, जहां पर पिछले 4 हफ्ते से केदारनाथ पैदल ट्रैक पर फंसे मृतक ट्रैकर के शव को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। बता दें कि 9 अक्टूबर को 2 ट्रैकर के महापन ग्लेशियर में फंसने की सूचना मिली थी, जिसके बाद एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और गाइड को मौके पर भेज दिया गया था। लेकिन बारिश की वजह से रेस्क्यू करना संभव नहीं हो पाया था। घटनास्थल पर पहुंचने पर एक ट्रैकर की मौत हो चुकी थी और दूसरे की हालत गंभीर थी, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मृतक ट्रैकर का बारिश के चलते रेस्क्यू नहीं हो पाया था। फिलहाल अब सेना की मदद से मृतक का रेस्क्यू कर लिया गया है। बढ़ते हैं आगे। काशीपुर के 3 सर्राफा व्यापारियों से फोन कॉल के जरिए 1 करोड़ 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। ये कॉल इंटरनेशनल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के नाम से की गई और पैसे न देने पर पूरे परिवार का नामो निशान मिटाने की धमकी दी गई, जिससे व्यापारियों में दहशत है तो वहीं पुलिस की भी नींद उड़ी हुई है। रिपोर्ट देखिए। ज्वेलर्स को जान का खतरा, 3 सराफा व्यापारियों से मांगी रंगदारी। इंटरनेशनल गैंगस्टर के नाम पर मांगी रकम। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के नाम से रंगदारी। पैसे न दिए तो मिटा देने की धमकी। हेलो, मैं लॉरेंस बिश्नोई का आदमी बोल रहा हूँ। हेलो, मैं गोल्डी बरार का आदमी बोल रहा हूँ। अगर शाम तक 1.5 करोड़ रुपए खाते में नहीं आए तो पूरे परिवार को जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये कॉल काशीपुर के 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 सराफा व्यापारियों को विदेश से आई है, जिसमें उनसे 1.5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। इसके साथ ही पैसे न देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। इन सराफा व्यापारियों को अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के नाम से रंगदारी की रकम मांगी गई, जिसने न सिर्फ सराफा व्यापारियों के होश उड़ा दिए हैं बल्कि पुलिस की नींद भी गायब कर दी है। काशीपुर में मैन बाजार कोतवाली के पास आनंद ज्वेलर्स के मालिक विवेक वर्मा को मोबाइल पर धमकी देने वाले ने कहा कि वो पंजाब से बोल रहा है और लॉरेंस बिश्नोई के आदमी है। आज शाम तक 30 लाख का इंतजाम कर दो, नहीं तो गोली खाने को तैयार रहो। उधर गुरु ज्वेलर्स के मालिक पुरुषोत्तम वर्मा को भी उसी नंबर से कॉल आई और आरोपी ने अपना नाम गोल्डी बरार बताया और उनसे 50 लाख की रंगदारी मांगी।
इसके बाद अशोक ज्वेलर्स के मालिक गौरव अग्रवाल को भी उसी नंबर से कॉल आई और आरोपी ने कहा कि वो मोगा जेल से बोल रहा है और 50 लाख तैयार रखो, अगर पैसे नहीं दिए तो उसको खत्म कर दिया जाएगा। कॉल करने वाले शख्स ने 2-2 घंटे के अंतराल पर 3 अलग-अलग सराफा कारोबारियों को फोन किया। शख्स ने खुद को गोल्डी बरार बताते हुए सभी कारोबारियों से 50 लाख की रंगदारी मांगी। वही रंगदारी नहीं देने पर तीनों को पूरे परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी गई। तो उन्होंने मुझे कहा कि तू 30 लाख रुपए का इंतजाम करके रख और मैं खाता नंबर दूंगा उसमें डलवा। तो मैंने कहा आप कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो? तो बोला कि तुझे अगर अपनी जान प्यारी है तो 30 लाख रुपए का इंतजाम करके रख, वरना तुझे गोली से मार दिया जाएगा। फ़ोन करने वाले ने अपना नाम लॉरेंस बिश्नोई का आदमी बताया, इस तरह कुछ बताया। तो हमने पुलिस के संज्ञान में मामला डाल दिया है और कल सभी व्यापारी एकत्र होते गए थे थाने, तो पुलिस अपनी कार्रवाई अच्छे से कर रही है। फिलहाल पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है और व्यापारियों को सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। फिलहाल पुलिस जल्दी मामले का खुलासा करने की बात कह रही है। विदेशी नंबर से 3 व्यापारियों को, जो कि यहाँ पर ज्वेलर्स हैं काशीपुर शहर में, और उनको कॉल आई है और उनसे जो है कुछ रकम रंगदारी की मांगी गई है। तो तीनों ज्वेलर्स को हमने सुरक्षा उपलब्ध करा दी है तत्काल, और उस नंबर की हम डिटेल्स हम ले रहे हैं और इसमें शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी कि ये कॉल किसने की है। उत्तराखंड का उधम सिंह नगर इन दिनों अपराध का गढ़ बन चुका है। लगातार हो रही हत्या और अपराध से काशीपुर दहल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही काशीपुर के कुंडेश्वरी गांव में खनन कारोबारी महल सिंह की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी, जिसके तार सीधे कनाडा से जुड़े हुए बताए गए थे। हालांकि पुलिस ने कड़ी मेहनत करते हुए हत्याकांड से जुड़े सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब एक बार फिर काशीपुर के 3 सराफा व्यापारियों को विदेश से धमकी मिली। फिलहाल इस मामले ने लोगों को डरा कर रख दिया है। अब सवाल यही है कि आखिर कब तक इस रंगदारी मांगने वाले के हौसले बुलंद रहेंगे और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। काशीपुर से अजीम खान की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इधर गुजरात में झूला पुल टूटने की घटना से सबक लेते हुए उत्तराखंड में सभी पुलों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन विश्व प्रसिद्ध ऋषिकेश का राम लक्ष्मण झूला पुल जर्जर अवस्था में है। यहां पुल का हमारे इंडिया न्यूज़ के रियलिटी चेक किया, जिसमें राम लक्ष्मण झूला पुल की सपोर्टिंग वायर मलबे में दबी हुई मिली। इसके साथ ही यहाँ झाड़ियाँ उगी हुई हैं। वहीं पुल को वायर को जोड़ने वाले नट बोल्ट में भी जंग लग चुका है। बता दें कि राम झूला पुल पर रोजाना हजारों यात्री और स्थानीय लोगों की आवाजाही रहती है, जिससे यहाँ पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तपोस्थली ऋषिकेश में गंगा नदी पर बना लक्ष्मण झूला पुल करीब 100 साल पुराना है। इस पुल की जर्जर हालत को देखते हुए इसे कई बार आवाजाही के लिए बंद भी किया गया। के मोरवी में झूला पुल हादसे के बाद इंडिया न्यूज़ की टीम पहुंची है ऋषिकेश के राम झूला पुल पर, उसका रियलिटी टेस्ट करने के लिए। रियलिटी टेस्ट में जो हमने यहाँ पर देखा, हमारी टीम ने देखा कि यहाँ पर जो तारें हैं, जिसकी सपोर्टिंग वायर्स हैं, वो पूरी तरह से मलबे में दबी हुई हैं, जिस पे झाड़ उगाए हैं, और ये जो वायर हैं इनका भी कभी भी कुछ भी नुकसान हो सकता है। ये देखिए किस तरह से इसकी तारें खुलने लगी हैं, और जिम्मेदार विभाग सिस्टम इसको लेकर बिल्कुल भी अपने आप में कोई ऐसा कार्रवाई नहीं कर रहा है। लगता है कि उत्तराखंड सरकार और सिस्टम को ज़रूरत है मोरबी जैसे हादसे की, या फिर वो इंतज़ार कर रहे हैं ऐसा कोई हादसा यहाँ पर हो। हमारे साथ कुछ गुजरात से ही आए हुए कुछ लोग हैं और उनसे बात करेंगे कि इनके जो राज्य है गुजरात में एक ऐसा हादसा हुआ है जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है। जी, क्या नाम है आपका? मैं गुजरात से हूँ, जामनगर स्टेट से। हमारे मोरबी में ये झूलता पुल गिर गया, उसमें 140 आदमी का मौत हो गया। तो यहाँ भी आकर हम देखे, यहाँ कोई बैनर नहीं लगा है रोडेज का,
यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है लोडेड रोकने के लिए। यहाँ प्रशासन का कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। जितना लोड जाए या ना जाए कोई देखने वाला नहीं है और ऐसे के तैसे चलता है। अभी भी गुजरात का ये हादसा के बाद भी उत्तराखंड सरकार नींद में सोई हुई है। यहाँ कोई आदमी नहीं है। आपने बताया कि गुजरात का जो मोरबी हादसा हुआ है उसमें आपके भी कुछ जानकार थे जिनकी मौत हुई है। मेरे गांव का ही 2 बच्चा, एक 12 साल और 16 साल का 2 बच्चा एक्सपायर हो गए उसी हादसे में, मोरबी वाला हादसे में। अभी हमारे साथ भी छोटे बच्चे हैं। ये यहाँ आकर डर रहे हैं कि पापा इसको पार कैसे करेंगे, मोरबी वाला हादसा ना बन जाए। तो देखिए, गुजरात से आए हुए यात्री भी कह रहे हैं कि इस झूला पुल को पार करने में भी इनको डर लग रहा है, क्योंकि इसकी जो तार हैं वो मलबे में दब चुकी हैं। एक और चीज़ अपने रियलिटी टेस्ट में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये देखिए यहाँ पर पूरा जंग लगा हुआ है, जहाँ पर इसकी तारों को होल्ड किया जाता है नट बोल्ट के द्वारा। ये देखिए किस तरह से ये जंग खा चुके हैं, अंदर मलबा पड़ा हुआ है और पूरी तरह से सारे नट बोल्ट जंग खा चुके हैं। तो इससे उत्तराखंड सरकार को, सिस्टम को थोड़ा सबक लेना चाहिए और जल्द से जल्द इसकी मेंटेनेंस करनी चाहिए, नहीं तो मोरबी जैसा हादसा यहाँ पर भी हो सकता है। देखिए, इस वक्त हम पुल पर दिखाएंगे, पुल पर कितने यात्री इस वक्त जा रहे हैं, इसकी भार क्षमता क्या है, ये कहीं भार लिख। और अब खबर पौड़ी से है, जहां पर सतपुली के पास जर्जर बड़खोलू झूला पुल से ग्रामीण अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरा और सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो गई। बता दें कि साल 2010 में भारी बारिश के कारण आई भयंकर बाढ़ से पुल को भारी क्षति पहुंची थी, जिसके बाद सरकार द्वारा पुल की मरम्मत न किए जाने और यहां पर नदी को पार करने के लिए नए पुल का निर्माण न होने के चलते ग्रामीणों को मजबूरन जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर होना पड़ता है, जिसका नतीजा ये है कि ग्रामीण की जर्जर पुल से गिरने से मौत हो गई। अब गुजरात में बड़ा हादसा होता है, उसके बाद हमारी सरकारें चेतती हैं कि हम कैसे अपने जर्जर पुलों को ठीक करें, जबकि ये व्यवस्था पूर्व से ही है कि जहाँ भी पुल होगा, चाहे वो झूला पुल हो या स्थायी पुल हो, नियमित रूप से उनकी चेकिंग की जाएगी और उन पे कितना लोड जा रहा है उसको नियंत्रित करने के लिए सारी व्यवस्थाएं की जाती है। अब सरकार चेती है तो देखते हैं कि सरकार कितने हमारे पहाड़ों में जो जर्जर पुल है उनका अनुरक्षण कर पाती है। इसके बाद उन्हें डीजीपी इधर कुमाऊं में झूला पुलों की हालत को लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सभी जिला अधिकारियों से रिपोर्ट साझा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सभी पुलों की क्षमता, भार क्षमता का आकलन करने को भी कहा गया है और जर्जर पुलों पर आवाजाही को तुरंत बंद करने को कहा गया है। बता दें कि नैनीताल में 3 से 4 झूला पुल हैं जो अभी तक सही स्थिति में। स्थानीय लोगों के मुताबिक झूला पुलों की भार क्षमता सीमित है, उसी के हिसाब से पुल पर आवाजाही होनी चाहिए। इसके अलावा स्थानीय लोगों को भी इसके रखरखाव का ध्यान रखना जरूरी है। प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित कराने का काम किया है। प्लस और जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो लगातार ताकीद किए जाने पर अपना आचरण नहीं सुधार रहे हैं, सभी से रिपोर्ट भी मांगी और सभी को डायरेक्शंस भी दिए डीएम्स को कि अपने स्तर पे इनको चेक जरूर करवा लें और कोई भी ऐसा एक्सीडेंट जो प्रिवेंट हो सकता है समय रहते, उसके लिए जितने भी स्टेप्स लिए जाने वो लेने चाहिए। हमारे लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट के रूप में ये पुल बनाए हैं, आवाजाही की व्यवस्थाएं करी हैं, तो इनका संरक्षण करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। मेरा सबसे निवेदन है, मेरा निवेदन खाली नैनीताल जिले के लोगों से नहीं है, मेरा विभिन्न क्षेत्रों में गांव के अंदर बहुत पुल होते हैं, उत्तराखंड के अंदर बहुत से ऐसे पुल होंगे, तो मेरा सबसे निवेदन है कि अपने पुलों का संरक्षण करें। अपने पुलों के संरक्षण के लिए अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर पुल हैं, अन्य चीज़ें हैं जो सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, अन्य कार्य भी जो सरकार के द्वारा किए, उनका भी संरक्षण करना चाहिए। इधर प्रदेश के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण को लेकर हमेशा गंभीर दिखाई देते हैं। अपने कार्यकाल के दौरान पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साल 2009 में रिस्पना टू ऋषिपना अभियान की शुरुआत की थी। अब एक बार फिर से इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए आगामी 4 नवंबर को वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की जा रही। त्रिवेंद्र रावत ने बताया कि देवभूमि विकास संस्था की ओर से पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़े स्तर पर कार्यक्रम चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा। लोगों को पर्यावरण को लेकर जागरूक होने की जरूरत है। रिस्पना टू ऋषिपर्णा एक मिशन चलाया था जिसके अंतर्गत रिस्पना की स्वच्छता का अभियान था। उसको पुनः देवभूमि संस्थान इस अभियान को पुनः प्रारंभ करने जा रही है। तमाम जो पर्यावरणीय जो संकट खड़ा हो रहा है, रिस्पना नदी जिसमें कभी 12 महीने पानी बहता था, आज वो नाले के रूप में है।
तो उसके लिए हम लोग 4 तारीख देवोत्थान एकादशी के दिन रिस्पना के उद्गम स्थल पर हम उसका संकल्प लेंगे। इधर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दरमियान हॉट सीट में तब्दील होने वाली खानपुर विधानसभा क्षेत्र के बतौर निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा की लोकप्रियता अपने विधानसभा क्षेत्र के अलावा हरिद्वार समेत कई विधानसभा क्षेत्रों में भी देखी जा रही, जिसको लेकर अब विधायक के लोकसभा चुनाव लड़ाने की मांग उठने लगी है। विधायक का कहना है कि लोगों की भीड़ उनसे 2024 में आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव लड़ने की अपेक्षा रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो जनता के लिए हमेशा काम करेंगे। जैसे इन्होंने खानपुर विधानसभा में मुझसे कमिटमेंट किया तो फिर इन्होंने किसी की नहीं सुनी। तो अब ये तो इन लोगों को तय करना है कि भाई उमेश कुमार की लोकप्रियता, मैंने पहले भी कहा कि मेरे चेहरे से नहीं, उमेश कुमार की लोकप्रियता है जो उसके साथ कंधे से कंधा मिला के लोग खड़े हैं, बुजुर्ग खड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे 5-5 साल के। किसी गली से निकलता हूँ, किसी दूर दराज की विधानसभा की गली से भी निकलता हूँ तो छोटा सा बच्चा 5-6 साल का खड़ा हुआ दुकान के बाहर कहता है उमेश जा रहा है। तो ये लोकप्रियता नहीं है, ये प्यार। और अब खबर लक्सर से है, जहां पर निकाय टेंडर प्रक्रिया के दौरान चौतरफा फजीहत बनी रही। दरअसल निकाय परिषद द्वारा टेंडर प्रक्रिया के तहत बंद निविदाएं अपेक्षित की गई थी, लेकिन आरोपों के मुताबिक पंजीकृत ठेकेदारों ने टेंडर खरीदे तो टेंडर का समय बढ़ाकर निविदाओं संग आधे अधूरे दस्तावेज लगाकर इसकी शुरुआत की गई, जिसकी शिकायत पालिका अध्यक्ष और ईओ को भी लिखित रूप से की गई, लेकिन शिकायत का समाधान नहीं हुआ, जिस पर ठेकेदारों ने कोर्ट जाने की चेतावनी दी। वहीं पालिका अध्यक्ष ने कहा कि उनके सामने सीलबंद पेटियां रखी गई थी, उन्हें खोलने वाली कमेटी में वो शामिल है। ट्रांसपेरेंट हुआ है, ये मैं कह सकता हूँ। दूसरी बात ये है, अब उन लोगों का कहना ये है कि नगर पालिका के चेयरमैन ने अपने चेहरे को सील तुड़वाकर टेंडर डलवाए गए। पहली बात तो ये है कि जो कह रहे हैं, आप वीडियो देख सकते हैं, जो कह रहे हैं वही सील तोड़ रहे हैं और वो अपने आदमियों के टेंडर गिरवा रहे हैं। मैं वहां हूँ भी नहीं, मैं कितनी देर बाद है तो मैंने कैसे टेंडर डलवा दिए। विरोध है जो यहाँ पर ठेकेदार थे पंजीकृत, तो उन्होंने सबने यहाँ पर टेंडर खरीदे थे, उसके बावजूद यहाँ पर सब कल परसों गिरने का समय था, इन्होंने डेट बढ़ा दी थी, फिर कल गिरे हैं। उसके बाद जो निवेदिता में उसके वो लगाए जाते हैं, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स वे आधे अधूरे थे। हमने चेयरमैन को भी उसके बारे में कहा, ईओ को भी कहा, हमने लिखित में भी दे रखा है, उन्होंने अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इधर सितारगंज में कच्चे अड़ाहतियों द्वारा धान की बोली लगातार जारी है। मंडी समिति के सचिव विनोद कुमार ने बताया कि बीते 17 अक्टूबर से कच्चे अड़ाहतियों द्वारा धान की खरीद शुरू की गई और अब तक कच्चे अड़ाहतियों द्वारा 1,92,000 कुंटल धान की खरीद की जा चुकी है। इधर सितारगंज में उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने एसएमआई कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एसएमआई कार्यालय में दस्तावेजों की जांच की। एसडीएम ने कहा कि किसानों से लगातार शिकायतें मिल रही थी, वहीं सरकारी क्रय केंद्रों पर अनावश्यक लोग बैठ रहे थे, जिसको लेकर निरीक्षण किया गया और लोगों को हिदायत देते हुए कहा गया कि अनावश्यक रूप से बैठने वाले लोगों पर कार्रवाई होगी। इधर गंगोत्री धाम से 800 लीटर के कलश में गंगा जल भरकर नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर तक कलश यात्रा निकाली जा रही, जिसको लेकर गंगा कलश यात्रा हरिद्वार के मनसा देवी चरण पादुका पहुंची, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद कलश यात्रा नेपाल के पशुपतिनाथ के मंदिर के लिए रवाना हो गई। हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, मनसा देवी मंदिर के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी महाराज द्वारा भगवती गंगा जी का हरिद्वार पंचायती निरंजन अखाड़े में भव्य स्वागत और आज इस परिप्रेक्ष्य में मुरादाबाद के लिए रवाना की गई है। मैं इस उपलक्ष्य में समस्त विश्व की सुख और शांति की कामना करता हूं। और अब खबर लोहाघाट से है, जहां पर उप जिला अस्पताल परिसर में गंदगी के ढेर से महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है, जिसकी शिकायत मरीजों ने नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा से की है। वहीं शिकायत का संज्ञान लेते हुए पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने अस्पताल परिसर का औचक निरीक्षण किया और अस्पताल का 5,000 का चालान काटते हुए गंदगी को साफ करने के निर्देश दिए। और अब खबर रुड़की से है, जहां पर गंदे पानी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। वायरल वीडियो इस्लाम नगर कॉलोनी का बताया जा रहा, जिसमें लोग जनाजा लेकर जिस सड़क से गुजर रहे हैं उस सड़क पर नालियों का गंदा पानी भरा हुआ। वीडियो देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग नगर निगम के इस इलाके में कैसे जीने को मजबूर हैं। वहीं गंदे पानी का वायरल वीडियो को लेकर लोगों ने आक्रोश भी जताया। विकास होता नहीं है, ये तो विकास की तो गंगा यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे बह रही है।
बल्कि मैं तो यही कहूँगा अब की बार ये जो हमारे प्रदीप बत्रा विधायक हैं इन्हें भी हराने का काम करेंगे। मेयर गौरव गोयल है, इन्हें भी हराने का काम करेंगे। यहाँ पे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। स्कूल के टाइम हमें बहुत दिक्कत होती है बच्चों को ले जाने में। नगर निगम रुड़की में कई क्षेत्रों में ये समस्या है कि निचले क्षेत्र हैं जहाँ वहाँ जलभराव होता है, उसका तात्कालिक निस्तारण जो होता है उसका हम लगातार कर रहे हैं, टैंकर के माध्यम से या पंप के माध्यम से पानी निकाल के, और उसके परमानेंट डिस्पोजल के लिए हमने प्रस्ताव बनाए हैं नालों के, वो उसको किया जा रहा है ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके। इधर लक्सर कोतवाली क्षेत्र में चोरियों की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही, जो पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। मुटकाबाद गांव में दिव्यांग दंपति की दुकान से चोरों ने हजारों की नकदी और सामान चोरी कर लिया। दरअसल धर्मेंद्र कुमार और शशि देवी नामक दिव्यांग दंपति की एक किराने की दुकान है जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर चोरों की धरपकड़ कर। इधर मसूरी में बढ़ती ठंड के चलते करणी सेना और भारत विकास परिषद ने प्राथमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं को गर्म कोट बांटे। इसी दौरान करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जयवीर सिंह ने कहा कि करणी सेना और भारत विकास परिषद लगातार मसूरी में सार्वजनिक कार्य कर लोगों को लाभ दे रहे हैं। इधर रुड़की में नगर आयुक्त कार्यालय के बाहर क्षेत्र निवासी राजेंद्र चौधरी ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। सुनहरा निवासी ने आरोप लगाते हुए कहा कि तकरीबन 1 साल पहले कुछ भूमाफियाओं के द्वारा क्षेत्र में बेशकीमती सरकारी भूमि पर भराव कर कब्जा किया गया था, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। वहीं इसी पर नगर आयुक्त विजयनाथ शुक्ल ने कहा कि निगम की भूमि पर अगर कहीं कोई कब्जा पाया जाता है तो अवैध कब्जे को भी हटाया जाएगा। और अब खबर लोहाघाट से है, जहां पर नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने एनएच द्वारा क्षेत्र में कराए जा रहे सड़क निर्माण कार्य में बढ़ती जा रही अनियमितता और लेट लतीफी की जताई और एनएच के अधिकारियों को पत्र लिखा। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि लंबे समय से एनएच द्वारा सड़क निर्माण और नाली निर्माण का कार्य कराया जा रहा। 1 वर्ष से एनएच से बार बार कहने के बाद भी एनएच नींद में सोया हुआ है, वो जाग नहीं रहा है और जगह जगह जो भी निर्माण कार्य कर रखा है इन्हें जगह जगह क्षतिग्रस्त हो चुका है और इन्होंने रोडों में सोलिंग कर रखी है, जो राहगीरों के लिए और हमारे व्यापारी भाइयों के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जो भी गाड़ियां जा रही हैं, गाड़ी के टायरों से पत्थर उछलकर राहगीरों में और व्यापारियों की दुकानों में जा रहे हैं और इससे कोई दुर्घटना हो सकती है। एनएच से बार बार पत्राचार व्यवहार करके और रिलीफ होने भी बार बार कहने के बाद भी एनएच अपनी नीचे नहीं जाग रहा है। तो समस्त व्यापारियों को साथ में लेकर के अगर ये जल्दी ही निर्माण कार्य शुरू नहीं करते हैं तो एक आंदोलन इनके खिलाफ किया जाए। इधर पहाड़ी जिलों के कई गांव आज भी सड़क जैसी मूलभूत सुविधा से जूझ रहे हैं। अल्मोड़ा के लमगड़ा विकासखंड स्थित ध्यूली धोनी मोटर मार्ग 5 साल बीतने के बाद भी आज तक नहीं बन पाया है, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर जल्द से जल्द सड़क बनाए जाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि साल 2016 में सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन ये कार्य अब तक पूरा नहीं हो पाया। इस सड़क के निर्माण के नाम पर सिर्फ कटान का काम किया गया। वहीं सड़क न होने से आज भी ग्रामीणों को मुख्य मार्ग और ब्लॉक तक पहुँचने के लिए 2 घंटे लगते हैं। दियाली धोनी मोटर मार्ग है, 5 किलोमीटर का मोटर मार्ग था। 2016 में रोड का टेंडर लग गया था, आज 2022 हो गया है, आज तक वो रोड नहीं बनी। इससे पहले भी कई बार ग्रामीण प्रांतीय खंड के पास ये रोड है कि उसके एक्शन के पास, ईई के पास, जेई से मिलने गए थे और केवल कोरे आश्वासन मिले और आज तक वो रोड नहीं बन पाई। मजबूरन आज सारे गांव वालों को एकत्रित होकर जिलाधिकारी के पास आना पड़ा और अपनी हमने बात रखी कि इस रोड को कब तक पूरा किया जाएगा। प्रॉब्लम ये है हमारे गाँव में कि 2016 में जब ये रोड हमारी यहाँ सेक्शन हुई, उसके बाद इसमें काम शुरू हुआ और उसके बाद ये काम हम अभी 5-6 साल हो गए तक काम बंद हुआ है। उसके बाद कितनी ऑफिसों के चक्कर लगाते रहते हैं, गांव वाले आते रहते हैं, ग्राम प्रधान आते रहते हैं और उसमें हमारे मंत्री जी बिशन सिंह चौपाल जी ने भी हम आश्वासन दिया था कि ये रोड आपके 6 महीने में तैयार हो जाएगी, मैं खुद वहाँ आऊँगा, तो न उनका कोई इसमें वो रोल रहा है। इधर बेतन और उपनल में समायोजित किए जाने की मांग को लेकर पिछले 25 दिनों से धरने पर बैठे राजाजी टाइगर रिजर्व के आउटसोर्स कर्मचारी अब डायरेक्टर ऑफिस के बाहर धरना देने की तैयारी कर रहे हैं। हरिद्वार में वार्डन कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए कर्मचारियों ने पार्क प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नाराज कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 25 दिनों से उनका धरना चल रहा, लेकिन अधिकारियों ने उनकी कोई सुध नहीं ली, लिहाजा अब वे देहरादून पहुंचकर राजाजी टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर ऑफिस के बाहर धरना देंगे।
हम 24 घंटे यहाँ पड़े। रात में अगर हाथी, अगर जंगली जानवर अगर बाहर निकलता है शहरी क्षेत्र में, तो हम लोग उसे भगाने का कार्य करते हैं, हम लोग उसे जंगल में खदेड़ने का कार्य करते हैं और हम लोग अपने वन्य प्राणियों को सुरक्षित रखने का काम करते हैं सर। लेकिन हम लोगों के साथ ये शोषण किया जा रहा है कि हम लोगों को वेतनमान ना देते हुए बड़ा हुआ वेतनमान हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है और हमारा शोषण दिन प्रतिदिन किया जा रहा है कि पीएफ नहीं दिया जा रहा है। आज तक का 26 दिन हमें आज यहाँ हरिद्वार में बैठे बैठे अपने अपनी रेंजों में जहाँ जहाँ कार्य रहते हैं वहाँ बैठे बैठे हो गए। अब हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम आज अब कल से हमारा डायरेक्टर ऑफिस, डायरेक्टर महोदय से निवेदन है, पहले हमारे संज्ञान ले और नहीं तो हम डायरेक्टर ऑफिस कल से हमारा धरना प्रदर्शन वहीं होगा, वहीं हमारा कार्य बहिष्कार होगा। और अब खबर मसूरी से है, जहां पर एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने माल रोड पर सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई की। इस दौरान एसडीएम और जनप्रतिनिधियों के बीच पर तीखी नोकझोंक भी हुई। सभासद गीता कुमारी ने कहा कि पालिका प्रशासन और पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता प्रशासन को गुमराह कर लोगों को अतिक्रमण के नाम पर निशाना बना रहे हैं। रेडी ठेली सब इस तरीके से कपड़े बेच रहे हैं, ये गलत है। ये गरीबी की आड़ में ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम जो है गरीब हैं, ये हैं। आप जो है उचित स्थान पर जाइए। और कुछ ऐसा भी संज्ञान में आया है कि जो दुकानदार हैं, जो परमानेंट वो हैं, उन्होंने ही बाहर स्पेस दे रखा है। तो ये बहुत गलत है, ये हतोत्साहित होना चाहिए और आम जनता को भी, मसूरी के लोगों को भी आगे आना चाहिए। देख सकते हैं कि ऐसे कई आज जो मुझे पता चला है लाइब्रेरी मार्केट में, मुझे कुछ दुकानदारों ने बताया 10-10, 20-20 हज़ार के चालान काटे गए हैं, वेंडर्स के ऊपर कार्रवाई की गई है। तो ये इनको शय भी तो पालिका की तरफ से दी जाती है। अगर वेंडर्स अगर बैठे हैं तो बिठाया किसने? पालिका ने बिठाया और आज पालिका ही हटा रही है। तो पालिका ने एक ट्रेंड बना लिया, एक पॉलिसी बना दी है कि उन्हें नियमानुसार कोई काम करना ही नहीं है। जैसे कि चिन्हीकरण करके तरीके से एक वेंडर जोन बना के उनको प्रॉपर तरीके से बिठाया जाए। तो इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक